नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो क्लास होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और दोस्तों साथ ही साथ हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे जो यूजीसी के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है, तो उसके बारे में भी हम लोग कुछ बात कर लेंगे क्योंकि देखिए उसके बारे में तो शायद आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो अभी हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए यूनिट 3 जो डेटाबेस सर्विस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग ब्लॉक 4 पढ़ेंगे यानी 2 का ब्लॉक 4 यानी इंफॉर्मेशन यूज एंड यूजर स्टडीज़। इसमें यूनिट 11 यानी यूजर एजुकेशन ये हम लोग पढ़ाई करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि स्क्रीन में मैं जो दिखा रहा हूँ वो क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो स्क्रीन में जो आपको ये सिलेबस दिखाई दे रहा है ये इग्नू का सिलेबस है। लेकिन जितनी भी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन की पढ़ाई हो रही है यानी BLIS की पढ़ाई हो रही है, वो अकॉर्डिंग टू सेम यही सिलेबस वहाँ पे भी पढ़ाई होती है। सिर्फ उसमें क्या होता है कि यूनिट 11 की जगह में 12 हो सकती है या फिर ब्लॉक में कुछ चेंजेज होंगे, ठीक है, लेकिन टॉपिक यही होता है। तो यूजर एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि देखिए यूजीसी के गाइडलाइन में ये बताए गए हैं कि जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम सितंबर लास्ट तक लिया जाएगा। तो दोस्तों ये अभी गाइडलाइन यूजीसी के द्वारा जारी किया गया है, लेकिन इग्नू के द्वारा अभी भी कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो हम लोगों को तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि इग्नू के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको पहले से ही कहता आ रहा था कि कभी ये सोच के नहीं चलना है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे या प्रमोट कर दिए जाएंगे। अगर कर दिए जाते तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि दोस्तों इस लॉकडाउन के टाइम में मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बुक कहीं और हैं। बुक जहाँ पढ़ाई करते थे वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के बुक वहाँ पे छूट गए हैं और वो खुद घर आ चुके हैं। तो ऐसा समस्या बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। लेकिन आपको ये सोच के नहीं चलना है कि प्रमोट कर दिए जाएंगे। अगर कर दिए जाते तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी प्रमोट करने के सपोर्ट में ही हूँ, ठीक है। लेकिन जैसा कि आपने 2 दिन पहले यानी देखा होगा कि यूजीसी के गाइडलाइन जारी हुए हैं, अभी बहुत सारे उसमें विरोध भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग बयान दे रहे हैं, तो वो सब आप यूट्यूब से जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही इग्नू का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्तों, और अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर कर दें जो लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले मैं लाइब्रेरियन की वैकेंसी के बारे में 3 वीडियो कंप्लीट वहाँ पे डाल चुका हूँ। तो अगर अभी तक आप वो नहीं देखे हैं तो मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग यूजर एजुकेशन ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों बीच बीच में मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको देता रहूँगा, तो आप चैनल में कंटिन्यू बने रहेंगे, आप वीडियो को एक बार कंप्लीट देखें, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए, यूजर एजुकेशन, ठीक है, यूजर एजुकेशन को हम लोग उपभोक्ता शिक्षण भी कहते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप पूरे यूट्यूब में सर्च कर लेंगे तो कोई भी ऐसे चैनल उपलब्ध नहीं है जो एक एक टॉपिक वाइज कंप्लीट एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इसमें पहले आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो जो सेक्शन है उसमें आप जाके देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पे जितने भी टॉपिक है वो एक्सप्लेन की गई है। अगर आपको लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो बिल्कुल ज़रूर कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि इस वीडियो में आपको क्या कमी लग रही है, या फिर आपको ऐसा कुछ सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं उपभोक्ता शिक्षण यानी यूजर एजुकेशन। देखिए पहले हम लोग समझ लेते हैं यूजर एजुकेशन होता क्या है। सबसे पहले मान लीजिए कि अगर आप कोई 1000 पेज के बुक पढ़ने के लिए बैठते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको एक टॉपिक पढ़ाई करनी है, तो आपको ये पता नहीं होता कि वो कौन से पेज नंबर में होंगे। अगर आप एक एक करके ढूंढेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना अधिक टाइम लगता है। तो इस टाइम को बचाने के लिए यानी कोई वहाँ पे ऐसे असिस्टेंट होंगे या फिर कोई ऐसे गाइडलाइन आपको देने के लिए होंगे जो आपको वो बता देंगे कि वो टॉपिक उस पेज नंबर में मिलेगी। तो वहाँ से आपका काफ़ी समय बचेगा, आपको काफ़ी कम परेशानी होगी। तो वो जो असिस्टेंट होते हैं उन्हें ही हम लोग यूजर एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। वो हम जो असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं, कहने का मतलब सिर्फ यही है। अब इसे हमें एग्ज़ाम में कैसे लिखना है उसकी कंप्लीट हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों थोड़ा वीडियो अगर लॉन्ग भी होगा तो आपको इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वीडियो को आपको एक बार देखना है और नोट्स बना के आपको पढ़ाई करनी है। देखिए चलिए इसका अब हम लोग एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए पुस्तकालय संग्रहित अध्ययन सामग्री में उपयोगी सामग्री का चयन
या उसके सही उपयोग के लिए पाठकों को पुस्तकालय में व्यक्तिगत रूप से दी जाने वाली सहायता को यूजर एजुकेशन यानी उपयोगकर्ता शिक्षण कहा जाता है। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, सामान्यतः यह पाया जाता है कि पुस्तकालय अध्ययन में सामग्री उपलब्ध होने पर भी पाठक उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि देखिए क्या होता है कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ाई करनी है या फिर जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अगर आपको वो पढ़ाई करनी है फिर भी क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ढूंढ नहीं पाते हैं, तो उनकी सहायता करना ही मेन इनका उद्देश्य होता है। ठीक है। वर्तमान में मुख्य समस्या यह देखने को मिलती है कि पाठक पुस्तकालय में उपलब्ध अध्ययन सामग्री से अनभिज्ञ होते हैं, जिसमें पुस्तकालय का सदुपयोग नहीं हो पाता। पाठक एवं पुस्तकालय दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए पुस्तकालय के उपयोग हेतु सभी प्रयत्न किए जाने आवश्यक हैं, जो कि पुस्तकालय के परिचय कराए तथा पुस्तकालय से पूर्ण लाभ उठाने में सहायक हो। इन्हीं प्रयत्नों में से एक उपयोगकर्ता शिक्षण है। ठीक है। अब देखिए, कुछ विद्वानों ने इसका डिफिनेशन बताया है, तो इसमें जितने भी मैं आपको यहाँ पे विद्वान का नाम लूँगा उसे आपको नोट्स करना है, याद करना है, उसे रिवीजन करना है। ठीक है। क्योंकि जब भी आप इस तरह के नाम अगर लिखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर दिए जाते हैं। दोस्तों, आपको ये नहीं सोचना कि मैं जुलाई के कैंडिडेट हूँ तो मेरा एग्ज़ाम नहीं होगा तो इसे पढ़ाई नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सपोज़ मान लीजिए कि अगर प्रमोट कर भी दिए जाते हैं तो भी आपको ये पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम देंगे या फिर MLIS करेंगे तो भी आपको इसका वहाँ पे यूज़ करना ही होगा। ठीक है। आपको ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं। और जनवरी के सेशन के कैंडिडेट के लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी आप ये मान के चलें कि आपके एग्ज़ाम तो दिसंबर में होंगे ही। ठीक है। देखिए, गार्थवेट तथा जेम्स के मतानुसार पुस्तकालयों में ऐसे मध्यस्थों को नियुक्त करना चाहिए जिनका उत्तरदायित्व तो पुस्तकालय के सभी स्वाभाविक उपयोगकर्ताओं से सहानुभूतिपूर्ण संबंध बनाकर उसे नियमानुसार पुस्तकालय तंत्र के मार्ग बताएं। अब दोस्तों, जेम्स टेकलियान के अनुसार उपयोगकर्ता शिक्षण में ऐसे किसी प्रयत्न को कार्यक्रम सम्मानित मानना चाहिए जिनका उद्देश्य विद्यमान एवं संभावित उपयोगकर्ता को सूचना की आवश्यकताओं को पहचानने एवं निरूपण करने के लिए सूचना सामग्रियों को कुशल एवं प्रभावशाली उपयोग तथा मूल्यांकन के मार्गदर्शन में निर्देश देना चाहिए। म्यूज के अनुसार देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। पुस्तकालय के अच्छे उपयोग के लिए पाठक को सहायता देने में निर्देश दिए जाते हैं, उन्हें उपयोगकर्ता शिक्षण कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, जितने भी विद्वान इसके बारे में डिफिनेशन दिए हैं, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी यूजर होते हैं यानी जो भी पाठक होते हैं, पाठक की सहायता के लिए सहायता क्या कर रहा है उन्हें, कि जो भी आप पुस्तकों का सही उपयोग कर सकते हैं, तो जो सहायता करवाते हैं उन्हें हम लोग उपयोगिता शिक्षण यानी यूजर एजुकेशन कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, पुस्तकालय का स्वरूप। दोस्तों, यहाँ पे देखिए बाय मिस्टेक यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई है, लेकिन उसे आपको पुस्तकालय लिख लेनी है। ठीक है। वर्तमान में साधारण विश्वविद्यालय पुस्तकालय भी काफ़ी बड़े एवं जटिल उपकरणों को प्रयोग में ले रहे हैं, जो स्वयं शिक्षा में काफ़ी उपयोगी है। इसकी जानकारी पाठकों को होना आवश्यक है। दोस्तों, अभी क्या होता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी की अगर आप लाइब्रेरी को देखेंगे तो वो क्या होता है, काफ़ी बड़े लाइब्रेरी आजकल हो रहे हैं, क्योंकि बुक की संख्या इतनी अधिक हो रही है। मैं दोस्तों बहुत जल्द एक वीडियो को अपलोड करूंगा जिसमें जो वर्ल्ड के टॉप 5 लाइब्रेरी हैं उसकी हम लोग क्या खास बात है, वहाँ पे कितने बुक्स उपलब्ध हैं, इसकी जानकारी दूंगा, जो कि आउट ऑफ सिलेबस होगी, लेकिन आपको नॉलेज ऐसा होना चाहिए। ठीक है। देखिए, शिक्षण विधि में परिवर्तन। वर्तमान शिक्षण विधि में परिवर्तन हो जाने के कारण पुस्तकालय की उपयोग काफ़ी बढ़ गई है। अब विद्यार्थियों को प्रतिवेदन, परियोजना और शोध प्रबंध आदि के लिए साहित्य की आवश्यकताओं होने लगती है। बढ़ते हुए साहित्य के कारण पाठकों एवं शोधकर्ताओं की पहुंच अद्यतन साहित्य काफ़ी कम हो गई है, इसलिए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगिता शिक्षण की आवश्यकता महसूस होने लगती है। उसके बाद क्या है, सीमित वित्त। दोस्तों, वित्त के बारे में तो हम लोग 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी में कंप्लीट पढ़ाई कर चुके हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी होगी ही। अगर अभी तक आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो भी मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप पहले ये वीडियो को देख लें, उसके बाद
वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को भी देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे जनवरी के स्टूडेंट हो या फिर जुलाई की कैंडिडेट हो, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिखा चुका हूँ। अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाउनलोड नहीं करना आ रहा है तो उसका भी मैं बहुत जल्द चैनल में अपलोड कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। देखिए, वित्त की कमी होने के कारण कर्मचारियों की संख्या कम होती है, जिससे पाठकों को उतनी सहायता नहीं मिल हो पाती। वे अध्ययन सामग्री तक पाठकों को पहुंचाने में सहायता दे पाते हैं, इसलिए उपयोगकर्ता शिक्षण की आवश्यकता होती है। दोस्तों देखिए, उपयोगकर्ता शिक्षण और लाइब्रेरियन दोनों, आप ऐसा समझ रहे होंगे कि दोनों एक ही होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है। देखिए, लाइब्रेरियन का क्या काम होता है कि कोई वहाँ पे यूजर यानी कि पाठक अगर जाते हैं तो उन्हें बुक प्रोवाइड करवाना एक लाइब्रेरियन का काम होता है। लेकिन जो उपयोगकर्ता शिक्षण है, उनका कार्य क्या होता है कि जो पाठक बुक लेके पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे उनकी सहायता करना, वो पाठक उपयोगकर्ता का काम होता है, ना कि लाइब्रेरियन का, ठीक है। अब देखिए, आजीविक स्वशिक्षा, उपयोगकर्ता शिक्षण आजीवन स्वशिक्षा के लिए आवश्यक है। वर्तमान में यह महसूस किए जाने के लगा है कि मनुष्य के लिए शिक्षा होना आवश्यक है तथा शिक्षा का कोई अंत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। इसके कार्य को पुस्तकालय और सूचना केंद्रों के माध्यम से किया जा सकता है। अब दोस्तों, उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं, जो कि उद्देश्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एक बार अपने इग्नू के यूनिवर्सिटी के सिलेबस देख लें, और आप कोई भी चैनल में अगर आप लाइब्रेरियन के बारे में सर्च करते हैं तो आपको हिंदी मीडियम में कंप्लीट वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं दूसरे को भी रिकमेंड कर सकूँ। और अगर दोस्तों आपको नहीं मिलती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होगा कि चैनल भी अगर ग्रो करता है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों के लिए वीडियो और अधिक प्रोवाइड करवाने की, ठीक है। फिर भी मैं प्रोवाइड तो कर ही रहा हूँ और करता भी रहूँगा, लेकिन इसमें थोड़ा अगर आप सहायता कर देते हैं सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, तो मुझे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगी, ठीक है। चलिए, उद्देश्य के बारे में लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है कि पुस्तकालय में सभी प्रकार की मुद्रित एवं अमुद्रित सामग्री, मुद्रित का मतलब क्या हुआ दोस्तों, प्रिंटेड, ठीक है, प्रिंटेड का संकलन करना, जिसके संस्था के उद्देश्य की पूर्ति किया जा सके। सेकंड में क्या है, पुस्तकालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं संसाधनों का सामान्य परिचय करना, जिससे पुस्तकालय का समुचित उपयोग हो सके। थर्ड में क्या है, समाज एवं शैक्षणिक संस्थानों की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप सूचना स्रोतों एवं सेवाओं का प्रावधान करना। फोर्थ में क्या है, पाठकों में पुस्तकालय का सही उपयोग एवं विश्वास जागृत करना। फिफ्थ में क्या है, स्वतंत्र रूप से सूचनाओं तथा आवश्यक सामग्रियों का चयन करने की दक्षता पैदा करना। सिक्स में क्या है, शिक्षण कार्य एवं सूचनाओं स्रोतों के माध्यम से समन्वय स्थापित करना। सेवन में क्या है, स्वतंत्र रूप से स्रोतों में सूचना का चयन एवं प्रशिक्षण देना। और एट में क्या है, पाठक सामग्री की समुचित व्यवस्थापन करना, जिससे पाठकों में इसके उपयोग की उत्साह पैदा हो। तो ये सब दोस्तों उद्देश्य हैं, ठीक है। तो इसे आप एक एक करके इसी तरह एज इट इज़ नोट्स बना लेंगे। नोट्स बनाने के बाद आपको इसकी पढ़ाई अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पूरे यूट्यूब में मैं पहले सर्च कर लिया हूँ, तभी ये वीडियो को मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो जो जो वीडियो अभी नहीं बने हुए हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि वो सब भी मैं आप लोगों तक प्रोवाइड कर दूँ, जो कि जैसे कि CAS टॉपिक आप देखेंगे अपने सिलेबस में, तो CAS के बारे में कंप्लीट वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन वो पूरे यूट्यूब में बहुत मुश्किल से कहीं कहीं मिलते हैं, और कहीं मिलते भी हैं तो वो बस 2-4 लाइन में कंप्लीट कर देते हैं, तो इससे आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन मैं उस CAS टॉपिक को कंप्लीट एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो इतने सारे आपको इस चैनल से बेनिफिट होने वाले हैं, और भविष्य में भी होते रहेंगे। बस मैं वेट कर रहा हूँ कि जुलाई सेशन के कैंडिडेट के लिए ऑफिशियल डिसीजन ले लिया जाए। उसके बाद अगर प्रमोट कर दिए जाते तो हम लोग तुरंत एक कॉम्पिटिटिव क्लास तुरंत ही स्टार्ट कर देंगे, जो कि लाइब्रेरियन बेस होगी। जो भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगी, या फिर वो किसी भी स्टेट को हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, या किसी भी पब्लिक लाइब्रेरी की हो, कंप्लीट हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस वहाँ पे पढ़ाई करेंगे। और जनवरी वाले स्टूडेंट के लिए कंटिन्यू क्लास चलती ही रहेगी, ठीक है। अब देखिए, उपयोगकर्ता शिक्षण की विधि क्या क्या होती है, कुछ यहाँ पे विधि 2-4 विधि दी हुई है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे 7 विधि है। देखिए, उपयोगकर्ताओं शिक्षण की विधियाँ हैं, लेकिन इसे कई विधि सभी समय पर उपयुक्त नहीं
होती, इसलिए निम्न एक या दो अधिक विधियां आपस में तालमेल द्वारा उपयोगिताओं के शिक्षण प्रदान की जाती है। देखिए, भाषण विधि यानी लेक्चर मेथड। दोस्तों, लेक्चर मेथड के बारे में तो आपको पता ही होगा कि लेक्चर क्या होती है। तो चलिए इसका डिफिनेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। शिक्षा प्रदान करने में भाषण की विधि पारं पारंपरिक विधि है। इसका उपयोग बड़े समूह में श्याम पट प्रोजेक्ट आदि की सहायता से शिक्षा दी जाती है। इस विधि का उपयोग केवल शिक्षा दीक्षा कार्य में ही है, लेकिन ग्रंथ में निर्देश देने में नहीं होती है। अधिकतर शैक्षणिक सत्र में प्रारंभ विद्यार्थियों को भाषण द्वारा पुस्तकालय द्वारा दी गई जानकारी प्रदान की जाती है। इस विधि का उपयोग पुस्तकालय के महत्व जैसे पहलू को समझने में प्रभावी ढंग से किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात है कि भाषण विधि। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आपको इतना लॉन्ग कैसे याद रहेगा। दोस्तों, याद कुछ भी नहीं करना है, बस क्या करना है कि आपको एक बार समझ लेना है। जैसे भाषण के बारे में, भाषण विधि, तो मान लीजिए वो तो आप खुद भी लिख सकते हैं। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके BLIS कर रहे हैं, तो इतना तो आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ एक अफवाह ऐसा बना दी गई है कि BLIS इग्नू से काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। क्या डिफ़िकल्ट होती है वो आप खुद स्क्रीन में देख सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं। लाइब्रेरी के महत्व पूछा जाता है, लाइब्रेरी के ये एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होती है, पब्लिक लाइब्रेरी क्या होती है, तो ये सब आप खुद से लिख सकते हैं। बस उसमें जो डेटा होती है, कुछ विद्वान के नाम होते हैं, बस आपको वो याद रखनी है, बाकी आप खुद से लिख सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। हाँ, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी अगर आती है मान लीजिए पुस्तक का, तो 5 लाइब्रेरी में 5 लॉ जो होते हैं वो आपको याद होनी चाहिए। वो एक लाइन का, उसे आप एक बार पढ़ लेंगे, वो आपका माइंड में फिट हो जाएगी, फिर आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या परेशानी नहीं होगी। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। देखिए, पुस्तकालय भ्रमण। अब मान लीजिए दोस्तों, इसको तो आप खुद से भी लिख सकते हैं कि पुस्तकालय भ्रमण क्या होती है, यानी लाइब्रेरी टूर मेथड क्या होती है। तो आप एक एक करके स्क्रीन में देख सकते हैं और कोशिश आप करें कि जितना अधिक हो सके अपने लैंग्वेज में आप लिखें। थर्ड में क्या है, श्रव्य दृष्टि विधि यानी ऑडियो वीडियो मेथड। ऑडियो वीडियो मेथड क्या है, वर्तमान समय में उपयोगिता के शिक्षण कार्य श्रव्य दृश्य सामग्री जैसे फिल्म, वीडियो कैसेट, ऑडियो टेप द्वारा करना अधिक उपयोगी माना जा रहा है। इसकी सहायता से विभिन्न विषय में सूचनाओं, उनके विषय क्षेत्र में व्यवस्थापन सूची का उपयोग कैसे करें। ठीक है दोस्तों, अभी क्या हो रहा है, देखिए अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि मान लीजिए जो जूनियर क्लास होते हैं, जैसे नर्सरी LKG के, तो क्या करते हैं वो लोग जो स्कूल में होते हैं वो DVD प्रोवाइड करवा देते हैं। जो भी रैम्स पोएम होती है वो बच्चे लोग क्या करते हैं उसे TV में ऑडियो या वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं। तो ये काफ़ी, अकॉर्डिंग टू मनोवैज्ञानिक, ये काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। तो ये बिल्कुल सच है दोस्तों। मुद्रित पुस्तिकाएँ यानी ऑडियो वीडियो मेथड, ठीक है, इसे भी आप कंप्लीट स्क्रीन में देख लेंगे। अब देखिए क्या है, सेमिनार, कार्यशाला आदि। समय समय पर सेमिनार, कार्यालय आदि आयोजित की जाती है, जिससे पुस्तकालय सूचियों के भाग, उपयोग, ग्रंथ सूचियाँ को देखना आदि सिखाया जाता है। दीक्षा सप्ताह, तो दीक्षा सप्ताह देखिए, अमेरिका के अधिकांश पुस्तकालयों में नवागतों दीक्षा सप्ताह का उपयोग कर्ताओं द्वारा किया जाता है। इस सप्ताह में छोटे छोटे समूह में पाठक को निर्देश पुस्तकालय संग्रह दी जाती है। वर्गीकरण पद्धति का संक्षिप्त जानकारी प्रथम दिन प्रदान की जाती है। दोस्तों, वर्गीकरण पद्धति, मेरे ख्याल से अगर आप जुलाई के कैंडिडेट होंगे तो आपको तो इसके बारे में अच्छी तरह से पता होगा। नहीं पता है तो आपको 2 to 7 पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, अगर एग्ज़ाम होता है तो। अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो फिर दोस्तों आपको इसकी जानकारी फिर भी आपको रखनी ही होगी, क्योंकि अगर आप लाइब्रेरियन बन रहे हैं तो आपको इंटरव्यू में ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं जब जनवरी सेशन के लिए 2 to 7 का क्लास स्टार्ट करूँगा, वहाँ पे मैं आपको बेसिक टू हाई लेवल की जानकारी दूंगा। लेकिन अभी मैं जुलाई सेशन के कैंडिडेट के लिए 2 to 7 में मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी ऐसा सिचुएशन ही आ चुका है कि कुछ नहीं कहा जा सकता है कि मैं उसका क्लास आप लोगों को कंप्लीट करवा पाऊँगा या नहीं करवा पाऊँगा। लेकिन आपको पढ़ाई खुद से करनी है। मैं आपको कभी भी अपने वीडियो के भरोसे रहने नहीं बोलता हूँ। हाँ, वीडियो को आप बस क्या करें, एक सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाई गई है। बस 2-3 ब्लॉक के बाद 2 to 2 भी कंप्लीट हो जाएगी और हम लोग तुरंत 2 to 3 स्टार्ट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो भी यहाँ पे आपको टॉपिक मिलेगी 100% परफेक्ट जानकारी हिंदी में मिलेगी, वो भी डिटेल में। ठीक है, और दोस्तों अगर आप मेरी ओपिनियन मानेंगे, मतलब आप जानना चाहते कि मैं क्या चाहता हूँ कि प्रमोट करनी चाहिए जुलाई सेशन के कैंडिडेट को या नहीं करनी चाहिए, तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि प्रमोट करनी चाहिए।
हाँ, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट जिनको ये समस्या होगी कि वो काफ़ी हार्ड वर्क किए, अच्छे नंबर ला सकते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन उन्हें अगर एवरेज मार्किंग दे दिया जाएगा तो वो उससे स्टूडेंट को नुकसान होगा। तो इसका भी सॉल्यूशन क्या है कि वो लोग इम्प्रूवमेंट की एग्ज़ाम दिसंबर सेशन में दे ही देंगे, तो समस्या किसी भी प्रकार से प्रमोट करने के बाद नहीं होगी। और दोस्तों जिसके पास टैलेंट हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो निकाल ही लेंगे। जैसा अगर कभी भी ऐसा यूजीसी को लगता होगा इसमें क्या होगा कि कुछ ऐसे कैंडिडेट भी पास हो जाएँगे, जो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों उससे क्या होगा, उन्हें जॉब में तो प्रॉब्लम होगी ही, उन्हें पढ़ाई तो करनी होगी ही, ठीक है? क्योंकि सिर्फ़ डिग्री रहने से आजकल जॉब नहीं मिलती है। ये तो आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है और सबको पता है। तो आप देखिए दोस्तों 7 नंबर में क्या है, योजनाबद्ध निर्देश, तो इसे आप देख के एज़ इट इज़ उतार देंगे। और थोड़ा-सा आप दोस्तों बस 2 मिनट के लिए वीडियो में और बने रहें। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों अगर आप जुलाई सेशन के कैंडिडेट हैं तो कभी आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे प्रमोट कर दिया जाएगा तो मुझे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल पढ़ाई करनी चाहिए दोस्तों। अगर आप प्रमोट होते हैं फिर भी आपको पढ़ाई करनी होगी। दूसरी बात, अगर नहीं होते हैं तब तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी और कोई सेकंड ऑप्शन आपके पास नहीं है। क्योंकि अगर आप लाइब्रेरियन एक बार अच्छा से पढ़ाई कर लेते हैं दोस्तों, तो इसकी जॉब के बारे में आपको पता ही होगा कि इसका स्कोप कितना ऊपर और कितना हाई लेवल तक इसमें जॉब मिल सकता है। क्योंकि इस पर मैं 2 वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और दोस्तों आप ये नहीं सोचेंगे कि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉन्ग वीडियो है तो क्या हुआ, उससे आपको एक ही वीडियो यहाँ पे एक टॉपिक के लिए एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट कर दे रहा हूँ। और आपको एक टॉपिक के लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ सकती है अगर आप बुक की हेल्प नहीं लेते हैं या फिर कहीं अगर आप क्लास कर रहे हैं, ट्यूशन कर रहे हैं तो। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूँगा इस चैनल में आपको कुछ मोटिवेशन बातें भी करूँ, उसके लिए मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना दूँगा, ताकि आपको पढ़ाई करने टाइम में कुछ मोटिवेशन भी मिल जाए। तो दोस्तों आप लोगों से मैं अंतिम बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।